प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले इमरान खान ने अपने कत्ल का इल्जाम मेजर जनरल फैसल नसीर पर लगा दिया। फौजी तर्जुमान ने साबिक वज़ीर आज़म के इल्जाम झूठे करार देते हुए मुस्तरद कर दिए। इमरान खान के इल्जाम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आला पंजाब ने सख्त रद्द-ए-अमल दे दिया। 14 मई में 6 दिन बाकी, पंजाब में इंतखाबात होंगे या नहीं, फैसला ना हो सका। कप्तान के लहजे में बढ़ती हुई सख्ती, क्या इमरान खान के लिए सियासी ऑप्शंस महदूद होने लगे हैं? इसके अलावा बात करेंगे टॉप ब्यूरोक्रेसी ने हुकूमती अहकामात मानने से इनकार कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी खजाना, चेयरमैन नैब, चेयरमैन सीडीए का पेश होने से इनकार। चेयरमैन नूर आलम ने धमकी दे दी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट जज मज़ाहिर अकबर नकवी के असासों की तफसीलात तलब, सेनेटर मोहसिन अजीज अकेले डट गए। सुप्रीम कोर्ट जज के असासों की तफसीलात मांगने की मुखालिफत कर दी। वजह क्या बनी जानेंगे सेनेटर मोहसिन अजीज से, जो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होंगे। इसके अलावा बात करेंगे प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की जंग मजीद बढ़ गई। अदालत का पार्लिमानी कार्रवाई रिकॉर्ड जमा कराने का हुक्म, हुकूमत ने तौहीन पार्लियामेंट में सजाओं के लिए बिल पेश करने का फैसला कर लिया। प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट हुक्म इम्तना बरकरार, केस अदलिया पार्लियामान से अपना फैसला मनवा पाएगी। ये तमाम मौजूआत हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और एक्सक्लूसिव गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कामरान यूसुफ, ये सहाफ़ी हैं, उनको वेलकम करेंगे शो पे। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा कामरान साहब, वैसे तो आपकी रेलेवेंस 2-3 मामलों के हिसाब से बहुत ही इस वक्त जो है ज़्यादा है। ख़ास तौर पे जो गोवा का विज़िट था, ये बिलावल भुट्टो जरदारी का, डेफिनेटली उसकी काफ़ी सारी इंसाइट्स हैं जो हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन इस वक्त जो एक अहम मामला है वो है ISPR की प्रेस रिलीज़, और ये है इमरान खान के उन एलिगेशन के हवाले से जो उन्होंने पहले वो इशारों के नारों में बात करते थे, अब उन्होंने नाम लेना शुरू कर दिया। हसास इदारे के अफसर का उन्होंने नाम लिया रैली में। तो इस हवाले से इस ISPR की प्रेस रिलीज को अगर आप पढ़ते हैं, इसकी वर्डिंग को देखते हैं, एक कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स क्या होगा? आपको क्या लगता है? देखिए, रिस्पॉन्स तो ये आया है ना एक पब्लिकली रिबटल ISPR की तरफ से, क्योंकि इससे पहले जो भी इल्जामात इमरान खान लगा रहे थे, तो जब से जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर तैनात हुए हैं, इस तरह का बराह रास्त उन इल्जामात का ISPR की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। दो कि पॉलिटिकल लीडरशिप या गवर्नमेंट जो है इस हवाले से जरूर बातचीत कर रही थी। तो ये जो अब बयान सामने आया है ISPR की तरफ से, इससे एक वाजे है कि चीजें तो पहले ही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे थी। अब लगता है कि चीजें जो हैं वो वाकई बहुत एक गंभीर की सिचुएशन होती जा रही, क्योंकि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इमरान खान साहब सियासतदान है, वो इतने मासूम नहीं है। जो मिलिट्री की क़यादत है वो भी सारी चीजें समझती है। फौज के अंदर देखें, एक जो निज़ाम है ना, वो एक डिसिप्लिन के तहत चलता है। अगर एक फौज के अंदर 2 स्टार या कोई DGC है या जो भी जिस पोजीशन पे है, वो आर्मी चीफ की कमान के अंडर है, और ये मुमकिन नहीं है कि कोई जो फौजी अफसर है वो अपनी पॉलिसी लेकर के चले। तो जो इमरान खान साहब है, क्योंकि बराह रास्त जो फौज की आला क़यादत है उसको तो नहीं कह सकते ये, तो ये शुरू से उनका एक तरीका कार रहा है कि वो टारगेट करते हैं जो DGC हैं, लेकिन इन रियलिटी वो टारगेट कर रहे हैं फौज की जो आला क़यादत है। और ये फौज की जो आला क़यादत है वो चीजें जानती है। अगर फर्ज करें, मैं एक मफरूज़े के तौर पे कह रहा हूँ कि कोई भी अगर पॉलिसी है अगर फौज ने अपनाई हुई है और वो इमरान खान साहब के खिलाफ है, तो वो सिर्फ फिर मेजर जनरल फैसल नसीर की नहीं है। इसका मतलब है कि वो फौजी क़यादत की अप्रूवल या उनकी मर्जी के तहत हो रहा है। तो इमरान खान जब तनकीद उन पे करते हैं, इन रियलिटी ही इज टारगेटिंग द आर्मी चीफ, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक चीजें अब उस लेवल पे पहुंच गई हैं कि आर्मी हैड टू कम एंड रिस्पॉन्ड एंड रिबट दीज एलिगेशंस। ठीक है कामरान, आप ये कह रहे हैं ये इंस्टीट्यूशन का रिस्पांस है जो उनके जो एलिगेशंस वो कास्ट कर रहे हैं उस पर आ रहे हैं। लेकिन एक समझने वाला नुक्ता इसमें ये है कि इमरान खान साहब इस तरह की बातें तो पहले से कर रहे हैं ना, इशारों के नारों में बार बार वो ही कॉल्स नेम्स जिनका वो जिक्र करना चाह रहे हैं। तो इस तरह उन्होंने क्यों एक प्रोवोकेटिव वे में बाकायदा तौर पर नाम लेकर क्यों बात की? उनकी तरफ से ये कोशिश क्यों की गई? आई थिंक इसके अंदर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो इन्होंने अपनी वो कहते हैं ना कि टेकिंग अ लीफ आउट ऑफ PMLN और नवाज शरीफ बुक। अगर आपको याद हो कि जब नवाज शरीफ अंडर एक्सट्रीम प्रेशर थे, उनके ताल्लुकात मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थे, तो गुजरांवाला के एक जलसे में उन्होंने बाकायदा तौर पर जनरल बाजवा और जनरल फैज का नाम लिया। और बाद में मरीम नवाज ने भी कहा कि अप्रोच ये है कि जब आप एक ऑफेंसिव लॉन्च करते हैं, मतलब मुझे लगता है कि इसके पीछे मंतक ये है
कि वो इस तरह फौज के एक अफसर को टारगेट करके, इंटेलिजेंस के एक अहम अफसर को टारगेट करके, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ इंगेज करे, जो अभी तक जो आर्मी चीफ तैनात हुए जब से आसिम मुनीर, उनके साथ इंगेज नहीं किया। एक ये पर्पज है। दूसरा ये है क्योंकि इतने अरसे से जो भी इमरान खान करते रहे, उनका अर्ली इलेक्शन, पंजाब और केपी की असम्बलियां डिसॉल्व करना, उसके बाद भी दो के पंजाब के अंदर 14 मई की डेट है, तो ये तो इट्स फॉरगॉन कंक्लूजन के 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। तो इट अपेयर्स कि इमरान खान जो है वो अब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि उनकी इतनी बड़ी कैंपेन के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद, उनको ये चीज पता है या वो ये समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती पंजाब, केपी या मुल्क के अंदर कबल अज वक्त इंतखाबात हों। तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है उन्होंने अपनी निकाली है और उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि आइदर वे इस दबाव की वजह से जब वो नाम लेंगे इस तरह पब्लिकली इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के, तो एन मुमकिन है कि हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है या फौज की क़यादत है वो उनसे रब्ता करे। अच्छा कामरान, बड़ा आपने ये खूबसूरत तरीके से, बड़े मुश्किल सवाल थे, आपने बड़ा उनको एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया आंसर्स को। अपनी प्रेस रिलीज, जैसे आपने भी कहा, बड़ी सख्त प्रेस रिलीज है और बड़ा सख्त, पहली दफ़ा मेरा ख्याल है जब से आर्मी चीफ बने हैं नवंबर में जनरल साहब आसिम मुनीर साहब हैं, तो इस तरह की मेरा ख्याल है 6-7 महीने में पहली दफ़ा प्रेस रिलीज है। इसमें उन्होंने बार बार 2-3 दफ़ा कहा है कि हमको लीगल कोर्स, लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। अब इसको लीगल एक्शन को क्या समझा जाए, क्योंकि जब फौज कोई एक्शन लेती है, लीगल एक्शन किसी सिविलियन के खिलाफ, तो कोर्ट मार्शल किया जाता है। अगेन आर दे रिफरिंग टू कोर्ट मार्शल ऑफ इमरान खान, या वो किसी अदालत में डेफेमेशन केस डाल देंगे या किसी जगह पे वो कहेंगे ना खान साहब ने हमें बदनाम किया है, लिहाजा इनको कहें सबूत दें और वो जो उसका सिविल वो सूट होते हर्जाना दें। तो क्या समझते हैं, कोर्ट मार्शल की बात की जा रही है या कोई सिविलियन कोई डेफेमेशन केस की बात कर रहा है ISPR? नहीं, आई थिंक कोर्ट मार्शल की तो जरा प्री मैच्योर है। उसमें अगर आप देखें ना कि उन्होंने ये कहा है कि मुल्क की जो फौज है या क़यादत है, उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप से, आफ्टर ऑल जो फौज है टेक्निकली तो अंडर गवर्नमेंट है ना, और उनके अगर इदारे को या एक अफसर को टारगेट किया जा रहा है तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज हैं डेफिनेटली। एक जो लीगल कोर्स है वो तो ये है कि अगर आप फौज के किसी इतने आला अफसर और इंटेलिजेंस के अफसर के खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं और बगैर बकौल उनके सबूतों के लगा रहे हैं, तो एक तो ऑप्शन आपके पास मौजूद है वही कि आप उनके खिलाफ डेफेमेशन का केस कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि जो ये हसास इदारे में काम करते हैं और रियासती एक आम इदारा है, तो उनके खिलाफ जिस तरह बहुत से केसेस हुए हैं, मतलब वो भी इन्वोक किया जा सकता है आर्मी एक्ट के मुताबिक। बट अपेरेंटली मुझे जो इंडिकेशन मिल रही है, एक तो ये है कि एक रिकॉर्ड पे चीज लाना चाहते थे कि बावजूद इमरान खान के जितने मर्जी इल्जामात के, क्योंकि बाज दफा आमतौर पर ये भी होता है ना कि अगर आप फौज खामोश रहती तो इसका मतलब है कि हकीकी मानों में या ये समझ लिया जाता कि मेजर जनरल फैसल नसीर वाकई हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबल हैं या फौज उनके साथ खड़ी नहीं हुई। जब फौज उनके साथ आके खड़ी हुई है तो इसका मतलब है कि फौज कहती है कि ये इल्जामात जो है वो मन घड़त है और वो अपने बंदे के पीछे आके खड़ी हो गई है। आपको लगता है कि हम तो सुनते थे जरदारी साहब पर भारी, इमरान खान साहब भी लगते सब पे भारी पड़ गए हैं, उनको पॉलिटिशियंस भी हैंडल नहीं कर सके। आर्मी को हम समझते थे बड़ा पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, ISI का समझा जाता था। तो जिस तरह वो बैक फुट पर इनको लेकर गए हैं, बुलिंग किए उन्होंने, हर एक को उन्होंने ब्रो बीट किया है, हर एक पे उन्होंने अटैक भी किए हैं, इल्ज़ाम भी लगाए हैं और काउंटर उन पे हमने देखा कि खान साहब जो हैं वो बड़े सेफली उन्होंने किसी को स्पेयर नहीं किया। तो अकेले खान साहब जो हैं वो भारी पड़ गए हमारी इस्टेब्लिशमेंट पे। सर आई थिंक इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के लिए या बाकी जमातों के लिए एक प्रॉब्लम तो बन गए हैं, और उसकी बहुत बड़ी एक वजह ये है कि लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि जब से इनको इक़्तिदार से निकाला गया, और पहले भी देखें हर किसी न किसी शख्सियत के अंदर कोई ना कोई एक क्वालिटी होती है, वो राइट और रॉन्ग हो। इमरान खान की एक बात तो है कि वो थकते नहीं है, बड़े डिटरमिन्ड है, ऑब्जेक्टिव उनका बेशक गलत ही क्यों ना हो। मतलब शायद कोई और पॉलिटिशियन होता, जब उनको इक़्तिदार से निकाला जाता है तो कहते हैं कि चलो कुछ अर्से के लिए इंसान खामोश हो जाता है, आप थक जाते हैं। तो इस हवाले से इमरान खान इतना कंसिस्टेंटली मतलब जिस तरीके से रैलियां, जलसे, इंटरव्यूज देना, इंटरेक्ट करना और सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहना, मतलब उन्होंने अपने जो भी अटैक था, एस्टेब्लिशमेंट हो या ये गवर्नमेंट हो, एक रिलेंटलेसली कंटिन्यूसली उन्होंने अटैक किया है और इसीलिए वो हेडलाइंस पे रहे हैं। और इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि डेफिनेटली माजी के बरक्स जब नवाज शरीफ को निकाला जाता था या बेनजीर को निकाला जाता था, इस दफा डेफिनेटली इमरान खान हैज बिकम अ वेरी डिफिकल्ट
एंड डिफरेंट चैलेंज। नहीं, वो मतलब ये है कि उन्होंने आईएसआई हो, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, उन्होंने दीवार के साथ लगा दिया है। वन मैन आर्मी के हैं, वन मैन डेमोलेशन स्क्वाड के हैं, उन्होंने मतलब नजर आते, आप जो बात भी आप भी कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात हमने ये देखी है कि अभी आपने बात की कि उन्होंने पहली दफ़ा यहाँ पे उन्होंने नाम भी लेना शुरू कर दिए। इससे पहले हमने देखा DGISI जो थे, एक उसमें अंजुम नदीम साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उस वक्त भी खान साहब ने उन पे भी अटैक किए थे, आपको याद होगा, उन्होंने उस वक्त भी इंटरव्यूज़ दिए थे। अब जनरल उन्होंने ये फैसल नसीर साहब पे भी नाम लिए हैं, इन पे भी अटैक है। सो ISI की जहाँ तक हद है उन्होंने ये कवर किया है, दोनों टॉप के अफसरान हैं जो ISI को इस वक्त हैंडल करते हैं। तो आखिरी बच तो फिर अब जनरल आसिम मुनीर साहब के हैं जिनका उन्होंने अब तक नाम लिया। बाकी तो हम माजी में देखते हैं, उन्होंने जनरल बाजवा साहब भी उस वक्त सर्विंग थे, उन पर भी उन्होंने बातें कर ली, उन्होंने DGISI पे भी कर ली, DGC पे भी कर ली। तो लास्ट ऑफ द मोहिकन्स तो फिर जनरल आसिम मुनीर साहब बच गए। तो कितना अर्सा लगेगा उनको जनरल आसिम मुनीर साहब तक पहुंचने में सर? आई थिंक जो हालात नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन अगेन आई वुड से कि बेशक अभी वो आर्मी चीफ का नाम नहीं ले रहे, लेकिन आपको पता है कि फौज के अंदर ये बड़ी सीधी सी बात है कि वो टारगेट किसको कर रहे हैं। वो टारगेट एक्चुअली जनरल आसिम मुनीर को ही कर रहे हैं। इवन इनके आने से पहले जब आर्मी चीफ ये अपॉइंट नहीं हुए थे, अगर आपको याद हो तो ये DGC जो है मेजर जनरल फैसल नसीर, ये तो जनरल बाजवा के दौर में हो गए थे। और उस वक्त भी वो इनको नाम लेकर और इनको टारगेट किया करते थे। और उस वक्त भी एक व्यू ये था, क्योंकि जो मेजर जनरल फैसल नसीर है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये जनरल आसिम मुनीर के अंडर काम करते रहे हैं। और एक बात ये भी बातगश्त करती रही कि जो इमरान खान साहब उस वक्त जो आर्मी चीफ जो आसिम मुनीर अब बन गए हैं, उनके क्रेडेंशियल्स को आर्मी चीफ जब अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी उनकी, अंडरमाइन करना चाहते थे। वो जब जनरल फैसल नसीर को टारगेट करते थे, इनफैक्ट इन रियलिटी वो टारगेट जनरल आसिम मुनीर को कर रहे थे जब तक वो आर्मी चीफ नहीं बने थे। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि सिर्फ अभी तक नाम नहीं ले रहे, और इसी वजह से तो ISPR की तरफ से रिएक्शन आया है, क्योंकि भोले तो फौज वाले भी नहीं है कि अगर सामने उन्होंने रखा मेजर जनरल फैसल नसीर को है, लेकिन वो भी जानते हैं कि असल तो हदफ जो है वो जनरल आसिम मुनीर है, उनके फेवरेट है, वजह से इतनी सख्त जो है वो रिबटल आया। अच्छा, दूसरा आपकी क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट फॉरेन ऑफिस सिक्योरिटी से बड़ी कमांड है, इनसाइड इंफॉर्मेशन भी होती हैं। ये भी आया था सामने कि जब इनकी ये प्रमोशन होनी थी ब्रिगेडियर से मेजर जनरल की फैसल नसीर साहब की, तो उस वक्त DGISI जो थे जनरल फैज़ हमीद, वो बड़े शदीद खिलाफ थे इनकी प्रमोशन के। उस वक्त जनरल बाजवा साहब जब बोर्ड को हेड कर रहे थे, तो इनकी प्रमोशन कराने में जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं इस वक्त जनरल आसिम मुनीर हैं, इन्होंने बड़ा आके मेजर रोल प्ले किया था। और जो बात उनको जनरल फैज़ हमीद साहब को ये पसंद नहीं आई थी, और फिर ये फैज़ हमीद साहब की जगह ही DGC थे, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद साहब भी DGC थे, आपको याद होगा, फिर DGISI बने थे। आप समझते हैं कि ये वही पुरानी लड़ाई है? जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं इमरान खान साहब के ज़रिए वो फैसल नसीर साहब या जनरल आसिम मुनीर साहब से पीछे बैठ के लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि फोकस जो है ना इमरान खान साहब का, हम बड़े अरसे से देख रहे हैं, वेरी क्लियर, टू द पॉइंट और टारगेटेड है। सो आर्मी के अंदर जो रैंक्स के आपस के इशू थे, तो वही इसी वक्त आपको नजर आ रहे हैं, कंटिन्यूएशन हो रही है, वही टारगेट पे हैं। देखिए, ऑन द फेस ऑफ इट तो यही लग रहा है। कम से कम जब तक आर्मी चीफ की तैनाती नहीं हुई थी, तो उस वक्त तो आई थिंक ऐसा सर्कमस्टांशियल एविडेंस मौजूद था, और ये चीज रिकॉर्ड पे देखे ना मौजूद भी है कि आर्मी चीफ की दौड़ में जनरल फैज भी शामिल थे, जनरल नजर अब्बास, और खास करके वो जो OTS और PMA लॉन्ग कोर्स वाला मामला, और ये डिफरेंसेस अपनी जगह पे मौजूद थे। लेकिन अभी भी क्या जनरल फैज के कहने के ऊपर इमरान खान ये कर रहे हैं? आई थिंक वी हैव टू सी द एविडेंस। लेकिन शायद इमरान खान, वही वाली बात है कि वो जानते हैं कि अगर वो मेजर जनरल फैसल नसीर को टारगेट करेंगे तो इन रियलिटी मैसेज वो जनरल आसिम मुनीर को दे रहे हैं। तो डेफिनेटली ये एक कंटिन्यूएशन जरूर है। जो इंटरनल रिफ्ट इससे पहले रही है, उसका बिल्कुल एक ये रिफ्लेक्शन हो सकती है। लेकिन अब इसका जब बाकायदा तौर पर, क्योंकि ओवरऑल जब से आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने हैं, उन्होंने एक कोशिश की है कि थोड़ा सा वो लो की रहे हैं, अगर आप देखें। और आम तौर पर इसलिए ये जो इनकी प्रेस रिलीज है बड़ी अनप्रेसिडेंटेड है। इसका मतलब है काफी इस मामले के ऊपर लहदे हुई होगी। शायद अब उनको एहसास होता है कि मामला जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है। सो वी हैव टू इंटरवीन और वी हैव टू गिव आवर स्टांस। ये इशू तो बड़ा अहम है। हमारा दिल तो करता है कि आपको इसी पे कंटिन्यू करें, देयर आर मेनी अदर क्वेश्चंस, लेकिन फिर आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे जरा थोड़ा सा, हम चाहते हैं, वहाँ गोवा में थे बिलावल भुट्टो, ये जरदारी साहब भी गए हुए थे, बड़ा शोर मचा, रोला मचा।
ज़रा व्यू देंगे कि आप इसको कैसे व्यू करते हैं? इमरान खान साहब ने बड़ी सख्त उस पर तनकीद कर दी, उस पर कम अज़ कम मतलब हमने देखा बीजेपी वाले, इंडियन प्रेस, इमरान खान साहब इस बात पे कंसेंसस था कि बिलावल को इंडिया नहीं आना चाहिए था, या वो कहते थे नहीं आने देना चाहिए था। खान साहब ने कहा, लफ्ज़ यूज़ किया कि बेवकूफ़ को नहीं जाना चाहिए था। अगेन हाउ डू यू व्यू दैट? आप इसको फॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं, आपका ख्याल है ये क्या हुआ है, उनके रिसेप्शन कैसे रहे? एक ओवरऑल हमें व्यू चाहिए आपका सर, एज ए न्यूट्रल जर्नलिस्ट के तौर पर। देखें, बड़ा अफसोस होता है कि देखें ये फायदा होता है कि ऑन ग्राउंड जब आप मौजूद होते हैं तो चीजें कितनी मुख्तलिफ होती हैं। और मैं हैरान था कि पाकिस्तान में जो चीजें चल रही थी उसके बिल्कुल वो चीजें बरक्स थी। एक देखें, मैं लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि मैं इनके जाने से पहले जब इनविटेशन एक्सेप्ट भी नहीं किया था, इनफैक्ट स्टोरी सबसे पहले मैंने ही की थी कि भारत की तरफ से बाकायदा इनविटेशन मिल गया है, तो आई वाज इन फेवर कि इनको वहां पे जाना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमेसी का मतलब ये नहीं है कि अब आप इंडिया को, पहले ही हमारे देखें दोस्त भी हमसे इतने खुश नहीं है, जो बाकी हमारे एक इंटरनेशनल आइसोलेशन का इन टर्म्स ऑफ जो भी हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसका शिकार है। और फिर सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये इंडिया में हो रहा है तो हमें वहां पे नहीं जाना चाहिए था, ये बिल्कुल फैसला मेरे ख्याल में ये गलत होता। अब वहां पे वो जो गए हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो सेंस थी, जहाँ पे पल्स थी, इंडिया जो है दो के उनकी मजबूरी थी क्योंकि एससीओ के वो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पाकिस्तान को इनवाइट करना था। इन रियलिटी मैं आपको बताऊं कि इंडिया नहीं चाहता था कि बिलावल भुट्टो जरदारी आए। वो क्यों नहीं चाहते थे? वो इसलिए नहीं चाहते थे, इंडिया अब अपने आप को एक डिफरेंट लीग में अपने आप को लेता है। वो कहता है कि हमारा तो अब जो मुकाबला है या हमारा जो हम पल्ला लोग हैं वो तो अमेरिका है, वो फ्रांस है, जर्मनी है, चाइना है। पाकिस्तान स्टैंड्स नोवेयर। जब इंडिया के साथ पाकिस्तान का नाम लिया जाता है तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है, जो बीजेपी है, वो उनके ऑफिशियल्स हैं, वो तिलमिला उठते हैं कि आप हमारा उनके साथ कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं। अब इंडिया को पता था कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी दौरे पर आएंगे तो ये तो ओवरशैडो कर जाएंगे। और ये मैं आपको बता दूं, ये जाने से पहले भी वहां उनकी जो वजारत खारजा है उनमें खलबली मची हुई थी कि यार ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। और उनके विजिट को कितना इंटरेस्ट था मैं ये आपको बताता हूँ। ये बड़ी पते की बात है कि 18 अप्रैल को लास्ट एक्रेडिशन डेट थी जर्नलिस्टों के लिए जो कवर करना चाहते थे गोवा में। उस वक्त तक जब अनाउंस नहीं हुआ था कि बिलावल जाएंगे या नहीं जाएंगे, बहुत कम तादाद में इवन के जो भारतीय सहाफी हैं उन्होंने इंटरेस्ट शो किया गोवा जाने के लिए। लेकिन जैसे ही अनाउंस हुआ कि बिलावल जाएंगे, ये वहां पे मैं मौजूद था, बहुत बड़े बड़े नाम उन्होंने एक्रेडिशन के लिए अप्लाई किया, वो डेट एक्सटेंड की गई। और वहां पर मुझे साथियों ने बताया कि अगर बिलावल ना आ रहे होते तो हमने गोवा आके कुछ भी नहीं करना था, वरना इस एससीओ से क्या निकलना था। तो इंडिया चाहता था कि पाकिस्तान ना आए, इंडिया चाहता था कि पाकिस्तान आएगा तो इंडिया पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो इंटरनेशनल हेडलाइंस बनेंगे, जो बिल्कुल नहीं चाहता था। और एग्जैक्टली वही हुआ जो इंडिया नहीं मतलब जो इंडिया चाहता था कि ये लाइमलाइट में पाक इंडिया बायलैटरल रिलेशनशिप ना आए। बिलावल के जाने से ये हुआ कि वहां पे ये इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी, एससीओ वाला मामला बिल्कुल पीछे रह गया। और जो जयशंकर का रिएक्शन था, इट वाज अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बिलावल आए। और बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं कि जयशंकर का जो रिएक्शन था, जो वहां पे बड़ा कोल्ड उन्होंने रवैया दिया, सबने देखा, इसका वहां पे इंडियन मीडिया और इंडियन पॉलिटिशियंस ने इसको कैसे उन्होंने अप्रिशिएट किया कि ठीक हुआ है, आपको यही रवैया रखना चाहिए था? या वहां पे कुछ क्रिटिकल वॉइसेस भी सामने आए कि जनाब कि मेज़बान थे, जैसे इमरान खान साहब ने भी कहा था मेज़बान है, कोई एटिकेट्स हैं, साउथ एशिया के वैसे भी हमारे मेज़बानी के अपने कुछ तकाजे होते हैं। वहाँ के मीडिया का और वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रिएक्शन रहा इस पे, उनके साथ उस पे सरद महरी पे? सर देखें, पाकिस्तान और इंडिया के पॉलिटिशियन या दुनिया भर में पॉलिटिशियन, इनके दो फेसेस होते हैं। अब ये मजे की बात है कि उन्होंने पब्लिकली तो बड़ा कोल्ड शोल्डर रिस्पॉन्स दिया। उससे एक दिन पहले आपको पता है कि वहां पर जयशंकर ने डिनर का एहतमाम किया था, तमाम वज़राए खारजा इंक्लूडिंग बिलावल भुट्टो जरदारी। वहां पर इस तरह की कोई ही कोल्ड शोल्डर नहीं थी। वहां पर इनका हैंडशेक भी हुआ। वहां पे एक टेबल 8 वज़राए खारजा वहां पे मौजूद थे। और मेरी उस डिनर के बाद जो पाकिस्तान वक्त में लोग शामिल थे, उन्होंने कहा कि इंडिया ने हमें बड़ा अच्छा ट्रीट किया है और वी थॉट दैट ये को डिस्क्रिमिनेट करेंगे, तंग करेंगे, बट अनएक्सपेक्टेडली दे वर वेरी वेलकमिंग। और उससे शायद उम्मीद बढ़ी थी कि शायद अगले दिन वो अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करें। वो क्यों नहीं किया? वहां पर मीडिया सेंटर में मौजूद था, तमाम बड़े बड़े भारत के साथी मौजूद थे। उनका ये कहना है कि भारत के अंदर एक तो अगले साल के शुरू में इंतखाबात हो रहे हैं आम, दूसरा कुछ ही दिनों में कर्नाटका के इलेक्शन हो रहे हैं और बीजेपी की पोजीशन बहुत वहां पे कमजोर है। तो उनका ये कहना है कि इस मौके पर बीजेपी की हुकूमत पब्लिकली कोई ऐसा तासुर नहीं देना चाहती कि जिससे उनके जो अपोजिशन के लोग हैं उनको मौका मिले कि देखें जी आपने पाकिस्तान के मामले पे यू टर्न ले लिया है। तो वो जो डोमेस्टिक कंपल्शन थी जिसकी वजह से उन्होंने जो पब्लिक पोस्टरिंग ऐसे दी कि वो ये करना चाह रहे थे। और क्विकली मैं ये कहूंगा कि वहां पर जितने जो सहाफी थे उन्होंने इस बात से इत्तेफाक नहीं किया। इवन इंडियन जर्नलिस्ट थे
इवन जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कुछ जो लोग थे, उनका भी ख्याल था कि जो जयशंकर का प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, बिलावल भुट्टो ने जो भी बात की वो ओवर रिएक्शन था, इतना ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी। बट ऑल इन ऑल आई थिंक मुझे लगता है कि जो लोग कह रहे थे कि नहीं जाना चाहिए, बिलावल ने जाके बिल्कुल ठीक किया। और कम से कम 2 दिनों में एक चीज इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट हुई कि देयर इज स्टिल अ प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया जो मर्जी कहता रहे, पाकिस्तान उस तरह से इररेलेवेंट नहीं है। अच्छा, लास्टली कामरान, कोई हल्दीराम की बर्फी भी लाए हैं काजू वाली के? बस खाली हाथ आए हैं भाईजान? इंडिया बंदा जय और काजू राम की, नहीं बिल्कुल हल्दीराम की बिल्कुल जनाब, वो बर्फी भी लाए हैं। बर्फी वहां पे बहुत ज्यादा खाई भी है। और आई हैव टू से कि जितनी पब्लिक लेवल पे हॉस्टिलिटी आपको नजर, गवर्नमेंट लेवल पे हॉस्टिलिटी नजर आती है, आई हैव टू से पब्लिकली हम जहां भी गए, इवन दौरे के बाद भी जो सारा जो भी मिसहैप हुआ, वाघा बॉर्डर से लेके अमृतसर, दिल्ली, गोवा, जिस मार्केट में बताया कि हम पाकिस्तान से हैं, मैं आई एम टेलिंग यू विद ऑल ऑनेस्टी, पीपल वर वेरी वेलकमिंग। किसी ने कोई इस तरह का तासुर नहीं दिया कि आप पाकिस्तान से हैं, आपको डिफरेंटली बिहेव किया हो। इनफैक्ट गोवा एयरपोर्ट के अंदर जब हम जा रहे थे, जब वापसी के लिए, वहां पे 2 जो अफसर वहां पे उनके मौजूद थे, उन्होंने देखा, वो प्लेजेंटली बड़े सरप्राइज हुए। उन्होंने कहा जी गोवा में आप आए हैं, पहली दफा हमने पाकिस्तान का पासपोर्ट देखा है। अच्छा। एंड दे शुक हैंड विद अस, और उन्होंने कहा कि हमें बड़ी खुशी हुई है यार आप आए हैं और एंजॉय करें आप। तो मतलब ये, और जिससे एक बिलावल भुट्टो जरदारी ने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के जो अवाम है वो पीस चाहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है कि या तो हम माजी में फंसे रहें, या एक अपनी नई जो हिस्ट्री है वो उसको क्रिएट करें। वैसे तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई। पहले तो हमारे पासपोर्ट देख के दुनिया भर में सब पासपोर्ट देख के पूरा एयरपोर्ट अलर्ट हो जाता था क्योंकि पाकिस्तानी आ गए, हमें साइड पे ले जाते थे। तो मतलब पहली दफा हुआ है कि उन्होंने देख के आपसे हैंडशेक भी किया, रिएक्शन उनका बड़ा अच्छा और पॉजिटिव रहा। बहुत शुक्रिया कामरान आपका, थैंक यू वेरी मच। जी, कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ सेनेटर मोहसिन अजीज साहब मौजूद होंगे और पीएससी का अहम इजलास था, एक नुकाती एजेंडा था, उसके बारे में बात करेंगे। उनसे हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद है सेनेटर मोहसिन अजीज, उनको वेलकम करेंगे। और आज की उनकी जो रेलेवेंस है शो में मौजूद होने की, वो पीएससी का अहम तरीन इजलास है, एक नुकाती एजेंडा, उसके ऊपर बात की गई। सेनेटर साहब बताइएगा, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के जो असासों की तहकीकात का मामला है, इसमें 14 में से 13 सेनेटर्स एक तरफ थे और आपने इसकी मुखालफत की कि ये नहीं होनी चाहिए तहकीकात, आपका स्टांस क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि वहाँ पीएससी में जो मैंने बात की वो ये किया कि ये जो कमेटीज होती हैं, ये ओवरसाइट कमेटीज होती हैं, इनका कोई इन्वेस्टिगेटिव कोई रोल नहीं होता, एक मॉनिटरिंग करनी होती है। तो हम इन्वेस्टिगेटिव रोल को छोड़ें, और इन्वेस्टिगेटिव रोल क्योंकि हमारे मैंडेट में है भी नहीं, तो हम अपने मैंडेट के अंदर रहें। हमारा दूसरी जो बात थी वो यही थी कि देखिए, ये जो हमें ये काम दिया गया है, ये आया कहाँ से है? ये आया है एक पॉलिटिकल एक मूव है, और पॉलिटिकल मूव के लिए हमें अपना जो कंधा है वो इस्तेमाल करने नहीं देना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि देखिए, ये मज़ाहिर नकवी साहब जो है, ये जज पहले से हैं, 13 माह से ये हुकूमत चल रही है। आज इन्होंने अगर एक डिसीजन दिया है, एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, आप उसको टारगेटो करने के लिए एक पॉलिटिकल मूव के तहत इसको आप लेकर जा रहे हैं, तो ये गलत है। इसलिए गलत है कि अगर हुकूमत का एक नुमाइंदा है, अयाज सादिक साहब जो मिनिस्टर हैं, वो मिनिस्टर होता है हुकूमत, तो हुकूमत के पास तो सबसे पहले इदारे मौजूद हैं। वो FIA का इदारा है, वो नैब का इदारा है, वो FDR का इदारा जो है वो मौजूद है। इसके साथ साथ तो सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अपना इदारा मौजूद है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, जो एक आईनी इदारा है, जो एक लॉ के तहत इदारा है, वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है। तो जिस नहज पे और जिस पस्ती पे आज मैंने पब्लिक अकाउंट कमेटी देखी, तो मेरा दिल खफा भी हुआ, और मैंने कहा कि ये जो है इस वक्त जिस हालत से ये मुल्क गुजर रहा है, हमें इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल, हमें इस वक्त पॉलिटिकल, हमें इस वक्त इकोनॉमिकल, हमें इस वक्त हर तरीके की क्राइसिस से गुजर रहे हैं। एंड हम अगर इस वक्त वी आर एडिंग फ्यूल टू फायर, तो वी आर नॉट गुड पाकिस्तानी। मेरा तो सिर्फ इस बात से एक दिल नाराज हुआ, और मैंने वहाँ ये बात की कि हम जो है ये गलत नहज पे जा रहे हैं, और हम किसी का टूल बन रहे हैं, और हम किसी न किसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमें पार्लियामेंट को कम से कम इसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, मैं भी मीटिंग में मौजूद था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, और आई मस्ट से
जैसे अभी इन्होंने कहा, रबिया ने कहा है कि वहाँ पे 14 मेंबरान थे जिसमें साफ सेनेटर्स भी हैं, कौमी असम्बली के ये MNAs भी हैं। सो आप दोनों उसमें मौजूद थे। उसकी ओवरऑल कंप्राइजेज ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट वहाँ पे आपने अकेले इसको अपोज किया। और जो आपने कहा भी सही, मैं आपको सुन भी रहा था वहाँ पे कि मैं इस पर डिसेंट नोट भी भेजूंगा, मैं चीज़ें भी भेजूंगा। एक चीज़ जो वहाँ पे उन्होंने कही, बाकी मेंबरान ने वो भी बोले, उनका ये ख्याल था कि ये क्योंकि हमें पार्लियामेंट की तरफ से, नेशनल असम्बली की तरफ से एक चीज़ हमें स्पेसिफिक भेजी गई है कि आप इसकी इंक्वायरी करें, तो लिहाजा हम बाउंड हैं कि हम इसकी इंक्वायरी करें। प्लस कमेटी के मेंबरान 13 जैसे थे, मतलब यू वर वन अगेंस्ट द रेस्ट। तो उन्होंने कहा जनाब आप इंक्वायरी कर सकते हैं, आपको करनी चाहिए, और पार्लियामेंट की तरफ से कोई चीज़ है ये तो आपको ऑथराइज किया गया है। आप इसको कैसे देखते हैं कि अगर कोई सेनेट ऑफ पाकिस्तान आपकी स्टैंडिंग कमेटी को कोई या चीज़ भेजेगी इसकी इंक्वायरी करें, या कौमी असम्बली भेजे कि फ़लाँ कोई अफसर है, जज है, सहाफ़ी, आप इस पर इंक्वायरी करें, तो कमेटी को क्या करना चाहिए? आपका ख्याल है उन्हें इसको रिफ्यूज़ कर देना चाहिए या उन्हें वापस हाउस की तरफ भेजना चाहिए, जो आज आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी था कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए? कासर साहब, ऐसे है कि एक तो कमेटीज के पास कोई बिल्स जाते हैं, कमेटीज के पास कोई और बिजनेस जाता है, तो कमेटी इज एम्पावर्ड कि वो जो है उसको डिस्कस करे या उसको रिजेक्ट करे या उसको माने या उसको ना माने। अब बात ये है कि जी ये 75 सालों में ये हमने नहीं देखा, या जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके हम 50 सालवा इस वक्त जो है तो वो बना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, इसमें हमने नहीं देखा कि कभी इस तरह की हरकत हुई हो। मैंने यही वहां पे अर्ज की कि अगर आपने इस तरह का काम करना है तो फिर वाई फ्रॉम टुडे, फिर आप तो किस जज से शुरू करते हैं, किस डॉक्टर से शुरू करते हैं, किस पॉलिटिशियन से शुरू करते हैं, और किस ब्यूरोक्रेट से शुरू करते हैं, और किस जर्नल से शुरू करते हैं, कि ये जो है ना कहां से शुरू आप करना चाहते हैं? तो ये तो एक पिंडोरा बॉक्स आप खोलना चाहते हैं। एक तो मैंडेट नहीं है, और फिर वाई फ्रॉम टुडे, अगर आपने करना है तो फिर आप पीछे से जाएं, जो कि अभी तक पाकिस्तान में हुआ नहीं है और ये हमारे मैंडेट में नहीं है। मुस्लिम साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की, वहाँ भी बड़ा अच्छा बोल्डली बोले, बहादुर आदमी की तरह आपने बात की सबके अगेंस्ट। बड़ा मुश्किल होता है अगेंस्ट द विंड जाके बात करना, एंड और आपने की वहाँ पे। लेकिन एक और चीज़ भी हम देखते हैं कि माजी में यहाँ पे बहुत सारे हुकूमतों को अक्सर उनको जजेस के साथ, जुडिशरी के साथ प्रॉब्लम रहता है, हर हुकूमत को रहता है, इन्हें भी है, आपकी हुकूमत को भी था। इमरान खान साहब के दौर में जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस भेजा गया, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको टर्न डाउन कर दिया। सो आपके दौर में भी तो कुछ जजेस के खिलाफ हुकूमत थी, तो वो भी अपने एक्ट कर रही थी, ये भी वही काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस आप फील करते हैं? हुकूमतें तो ये काम करती रहती हैं, आपके दौर में भी हुआ, ये भी किए जा रहे हैं। सर देखिए, एक प्रोसीजर है सर, उस प्रोसीजर के तहत अगर आप करते हैं, जायज है, नाजायज है, ये अच्छा है या बुरा है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो प्रोसीजर है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, एक रेफरेंस जो है वो दायर किया गया। हमारे उस वक्त भी हमारे पास पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो है वो प्लेटफॉर्म हमारे पास था। ये तो आज जो है तो ये अपने आप को अपोजिशन कहते हैं, जबकि ये अपोजिशन नहीं है, तो उस वक्त भी प्लेटफॉर्म मौजूद था। लेकिन यहाँ पे उसकी तस्दीक इस तरीके से नहीं की गई कि अगर आप जो है इसके पूरे के पूरे फोरम जो है हमारे 29 आदमी है और वहां पे हर किस्म का आदमी बैठा हुआ, तो वहां पे एक ऑनरेबल जज को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो कि चाहे वो जो है ना हाई कोर्ट का हो, कि उसको बुला के वहां पे उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं है। हमारे पास तो देखिए एक ऑडिटेड रिपोर्ट आती है, उस ऑडिटेड रिपोर्ट को हम छानबीन कर सकते हैं, उसको हम जितना आगे ले जाना चाहें ये कहते हैं, हुकूमत ये कहती है कि अगर हम रेफरेंस वही रूट लेते हैं जो आपकी हुकूमत ने लिया था जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के खिलाफ, कि कैबिनेट से अप्रूवल लेने के बाद रेफरेंस भेजा सदर पाकिस्तान को, उन्होंने फॉरवर्ड किया सुप्रीम कोर्ट के। ये कहते हैं कि जनाब अगर हम इसी तरह का रेफरेंस भेजते हैं, हमारे तो बिल वापस कर देते हैं सदर पाकिस्तान, तो वो PTI के सदर बैठे हुए हैं, वो आके हमारा रेफरेंस जो रूट बनता है, लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है, को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रेफरेंस भेजें, हुकूमत के अगर फॉरवर्ड करते वो नहीं करते, तो फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शन रह जाते? क्योंकि वहां पे हमने देखा है चीफ जस्टिस साहब भी कोई कार्रवाई नहीं करते अपने जज के खिलाफ, जिस पे उनके अपने फेलो जजेस ने नोट भी लिखे थे। अतर मनीला साहब ने लिखा, मंसूर अली शाह साहब ने लिखा, और बाकी मंदो खेल साहब, और उन्होंने भी कहा कि जनाब हमने कोई उस पर इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स नहीं दिया जब उनकी लीक्स आई थी, ऑडियो लीक्स आई थी मज़हर नकवी साहब की। सो आपके सदर पाकिस्तान भी आगे रेफरेंस फाइल नहीं करते, चीफ जस्टिस साहब भी तो कोई इंक्वायरी वहाँ पे लॉन्च नहीं करते अपने जज के खिलाफ। देन फिर क्या ऑप्शन रह जाते हैं आपके पास कि किसी के कंडक्ट पे अगर इंक्वायरी करनी हो? सर साजिद साहब, ऐसे है कि देखिए हमारे पास आइन में ये एक तो ये खला मौजूद नहीं है, हमारे पास सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का वो मौजूद है। अगर आप समझते हैं कि प्रेसिडेंट जो है इसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा,
या उसको पास नहीं करेगा तो आपके पास जॉइंट सेशन का जो है इदारा मौजूद है। अभी तो हमने जो जिस वक्त से ये अब पिछले 6 महीने से इन्होंने जॉइंट सेशन का जो है इदारे उसको रखा हुआ है ठीक है। अपने पास, उनके जॉइंट सेशन को ये प्रोरोग ही नहीं कर रहे। हर उसके बाद जॉइंट सेशन के बाद नेक्स्ट मीटिंग ये रख देते हैं कि 15 दिन के बाद फिर उसको डेफर कर देते हैं। तो इनके पास जो आजकल जो तरीकेकार है, जो ये बिल्स लेकर आ रहे हैं, चाहे सेनेट में है चाहे नेशनल असेंबली में, तो उनको जरूरत नहीं है, लेकिन सेनेट में जो लेकर आ रहे हैं, पिछले दिनों देखिए फाइनेंस कमेटी को ये लेकर आए थे, उसमें भी मैंने डिसेंटिंग नोट दिया था। तो हर बिल को ये बुलडोज कर रहे हैं। तो इनके पास जॉइंट सेक्शन का इदारा भी मौजूद है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आईनी तरामीम है, और आईनी जो तरामीम है वो तो हमारे पास इस वक्त नेशनल असेंबली में तो स्ट्रेंथ ही मौजूद नहीं ठीक है, मेजॉरिटी आईनी गवर्नमेंट नहीं है, तरामीम तो हो भी सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, आपका पॉइंट आ गया है और बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लासेस। अब आज पीएससी के इस इजलास में आप भी मौजूद थे, ब्यूरोक्रेसी नहीं आई, आपको क्या लगता है ब्यूरोक्रेसी ने बगावत कर दी हुकूमत के खिलाफ या डर गई? बड़ा मेरा ख्याल है झटका लगा आज चेयरमैन ये कमेटी जो नूर आलम साहब जो हैं और मेम्बरान भी थे कि मेन इसमें जो लोग थे मतलब जिन्होंने आके सारी उनके बकौल इसमें असिस्ट करना है वो नहीं थे। सिर्फ चेयरमैन एफबीआर मुझे नज़र आ रहे थे, इसमें चेयरमैन सीडीए नहीं थे, इसमें इसके बाद सेक्रेटरी खजाना नहीं थे, वो नहीं थे, फिर चीफ सेक्रेटरीज नहीं थे, सूबों को नहीं थे, चेयरमैन नैब नहीं थे, इसमें और बड़ी एक कुछ लंबी लिस्ट थी जो तवक्को कर रहे थे कि वहाँ पे लोग आएंगे, तो वो पेश नहीं हुए, जिससे उसमें उन्हें ये लगा है कि शायद हमारी बात जो है ना सुनी नहीं गई। उन्होंने अपने से आगे से ना जूनियर उन्होंने अफसरान भेज दिए। तो मेरी एक बड़े अच्छे उनसे बात हो रही थी, मैंने खुद ही पूछ लिया।